So in today's lecture of applied biology, we'll start with your microbial growth curve कि कैसे माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। तो जनरली जैसे हम कहते हैं ये कर्व कैसा था आपका सिग्मोइडल, कैसा कर्व आता है हमारा सिग्मोइडल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे इसमें सबसे पहले आता है आपका लैग फेज, जो हम शो करते हैं दिस इज लैग। फिर आता है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, फिर आता है स्टेशनरी फेज, फिर आता है डिक्लाइन फेज। ठीक है, सो दिस इज ए सिग्मोइडल कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो जो सबसे पहले लैग फेज होता है दैट इज अ फेज ऑफ अडेप्टेशन, कि जिसमें बैक्टीरिया अडेप्ट करता है न्यू मीडियम पे। दिस इज लैग फेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, जो हमने जैसे इक्वेशन पढ़ी है ना, वो एक्सपोनेंशियल फेज की हमने इक्वेशन पढ़ी है, जिसमें सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके वजह से मीडियम में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो गए, तो उसके बाद वो कौन से फेज में चला जाता है स्टेशनरी फेज में, और लास्ट में आपका क्या आता है डिक्लाइन और डेथ फेज। डिक्लाइन और डेथ फेज। ठीक है, तो लैग, लॉग और एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी, देन डिक्लाइन और डेथ फेज। ठीक है, सो लैग फेज होता है दैट इज ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, लॉग में एक्सपोनेंशियली सेल्स इंक्रीज करते हैं, स्टेशनरी में टाइम के साथ जो सेल्स का नंबर है वो चेंज नहीं कर रहा, और उसके बाद बेसिकली आपका ये डिक्लाइन करने स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, जो लॉग फेज है उसका एक और नाम होता है, इसको हम ट्रोपोफेज भी बोलते हैं। ट्रोपोफेज, ट्रोपोफेज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्रोपोफेज। और जो आपका स्टेशनरी फेज होता है उसका एक और नाम होता है दैट इज ईडियोफेज। इसको हम क्या बोलते हैं और ईडियोफेज। ठीक है, सो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल्स और टाइम के बीच में। ठीक है, सो अब इस कर्व के अंदर बेसिकली जैसे हम म्यू की वैल्यूज बताएं, ठीक है, तो जो म्यू होता है वो लैग फेज में 0 होता है। ठीक है, लॉग में म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है। स्टेशनरी फेज में भी म्यू कितना होता है आपका 0, और जो डिक्लाइन और डेथ फेज में है उसमें म्यू क्या होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, सो लैग में म्यू इज इक्वल टू 0, लॉग में म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स, स्टेशनरी में म्यू इज इक्वल टू 0, डिक्लाइन और डेथ फेज में म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसमें होती है आपकी नेगेटिव में। ठीक है, जो म्यू हमने पढ़ा था दैट इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो मेटाबोलाइट्स को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, अदर इज योर सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं दे आर लिंक्ड विद ग्रोथ, प्राइमरी आर लिंक्ड विद ग्रोथ। ठीक है, लिंक्ड विद ग्रोथ, जैसे इसमें आपके अमीनो एसिड्स आ गए, शुगर्स आ गई, फैटी एसिड्स आ गए, शुगर्स आ गई, फैटी एसिड्स आ गए, आपके न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, सारे प्राइमरी हैं, क्योंकि ये होंगे तो ग्रोथ होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर अमीनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, शुगर्स नहीं है तो पॉलीसेक्राइड्स नहीं बनेंगे, फैटी एसिड नहीं है तो लिपिड्स नहीं बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी वो होते हैं विच आर नॉट लिंक्ड विद ग्रोथ, विच आर नॉट लिंक्ड विद ग्रोथ।
which are not linked with growth, ठीक है। जैसे इसमें आपका पिगमेंट्स हो गए, ठीक है, आपके पिगमेंट्स हो गए इसमें, ठीक है, इसमें आपके जैसे एंटीबायोटिक होगी, ये सारे किसके एग्जांपल आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, ठीक है। जैसे अगर मैं एंटीबायोटिक में एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि जैसे पेनिसिलिन कौन बनाता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली पेनिसिलिन बनाता है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। बट कमर्शियल स्केल पे जो हम पेनिसिलिन बनवाते हैं वो किससे बनवाते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ठीक है। एट कमर्शियल स्केल जो हम पेनिसिलिन बनवाते हैं वो किससे बनवाते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है। डिस्कवर सबसे पहले नोटेटम से हुई थी, बट कमर्शियल स्केल पे हम पेनिसिलिन किससे बनवाते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है। सो पेनिसिलियम एज यू नो, द कौन सी फंगस होती है आपकी, इट इज एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इट इज योर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। देखो अब जो पेनिसिलिन है वो बेसिकली पेनिसिलिन क्यों बनाता है, टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। इसका इसके ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। पेनिसिलियम ने जो फंगस है आपकी, उसने पेनिसिलिन बनाई किसके लिए, आपके बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। उसने पेनिसिलिन किस लिए बनाई, आपके टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट लिंक्ड विद ग्रोथ, ठीक है। सो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये जनरली कब बनते हैं, आपके स्टेशनरी फेज में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कब बनते हैं, दे आर synthesized during stationary phase, स्टेशनरी फेज, ये कब बनते हैं आपके स्टेशनरी फेज में, ठीक है। पिगमेंट्स हो गए, एंटीबायोटिक हो गया, ऐसे अगर हम प्लांट्स वगैरह रबड़ बनाते हैं, गम हो गया, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। अब कोई पिगमेंट है, पिगमेंट का काम कलर देना है, तो वो पिगमेंट कलर प्रोडक्शन के लिए है, कोई उसका ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपसे पूछता है कि जो बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो बेसिकली उनकी उनका लेवल कब पीक पे होता है आपके, जब वो बनते ही तब है जब आपका स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे तो ग्रोथ होगी कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो टाइम के साथ चेंज करेंगे, बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कब बनते हैं आपके स्टेशनरी फेज में, वो कब बनते हैं आपके स्टेशनरी फेज में, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लॉग और एक्सपोनेंशियल, जिसे हम ट्रोपोफेज भी बोलते हैं, और स्टेशनरी फेज का दूसरा नाम क्या होता है आपका, दैट इज योर इडियोफेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इडियोफेज, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम, ठीक है। तो जैसे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप। सो द क्वेश्चन इज, a rapidly growing bacterial species, a rapidly growing bacterial species such as E. coli, such as E. coli exhibits a typical phase of growth cycle, a typical phase of growth cycle in liquid nutrient growth, in liquid nutrient growth, that is lag phase, then log phase, then stationary phase, and then death phase, stationary phase and then your death phase, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है।
if a bacterial culture has a starting density of 10 raised to power 3 cells per ml, density of 10 raised to power 3 cells per ml, has a lag time of 10 minutes and generation time of 10 minutes what will the cell density be at that is in bracket cells per ml 30 minutes. So option 1 is 6 into 10 raised to power 3, option 2 2 into 10 raised to power 3, option 3 3 into 10 raised to power 3, and option 4 is 4 into 10 raised to power 3. So देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पर आपको क्या देखा है, रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरियल स्पीशीज सच एज इकोलाई एग्जिबिटेड टिपिकल फेज ऑफ ग्रोथ साइकिल. उसमें लैग फेज होता है, फिर लॉग होता है, फिर स्टेशनरी, फिर आपका डेथ फेज. तो स्टार्टिंग डेंसिटी है 10 raised to power 3, ठीक है, और लैग टाइम है 10 मिनट का. मतलब पहले 10 मिनट के अंदर तो सेल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, कि जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है. व्हाट विल द सेल डेंसिटी बी एट 30 मिनट्स. तो नेक्स्ट 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 into 10 raised to power 3, और उसके बाद अगले 10 मिनट में 4 into 10 raised to power 3, ठीक है. तो बेसिकली आपका जो सेल्स का नंबर रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 4 into 10 raised to power 3. सो राइट आंसर इज 4 into 10 raised to power 3, ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है कि जो ये सब हम पढ़ते हैं, जैसे हम माइक्रोबियल ग्रोथ का पढ़ रहे हैं या माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम जो फर्मेंटेशन, ये हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, फर्मेंटेशन के. अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे फर्मेंटेशन के, ठीक है. तो जो फर्मेंटेशन है, ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, जनरली जैसे हम एनारोबिक कंडीशंस के लिए बोलते हैं, ठीक है. बट ये जो फर्मेंटेशन है इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो एक हम बोलते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और एक हम बोलते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है, ठीक है ना. फर्मेंटेशन जनरली जो हम पढ़ते हैं कि या छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि वो एनारोबिक होती हैं, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक, ठीक है. बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इट इज ऑलवेज एनारोबिक, ठीक है. So fermentation in context of biochemistry, it is a aerobic process or anaerobic process, but in context of microbial technology, it is always anaerobic, ठीक है. जैसे जो commonly हम पढ़ते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन, इथेनॉल कौन बनवाता है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ठीक है. तो ये जो ईस्ट होता है आपका, ठीक है, मतलब ईस्ट जो होता है ना वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को सर्वाइव भी कर सकता है, इसलिए ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स. ईस्ट क्या होते हैं आपके, ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनारोब्स. ईस्ट क्या होते हैं आपके, फैकल्टेटिव एनारोब्स. जो ईस्ट होते हैं वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को
सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई produces ethanol by fermentation, produces ethanol by fermentation. The theoretical yield of ethanol, the theoretical yield of ethanol from 2.5 gram of glucose is 2.5 gram of glucose, fill in the blank, is कि कितनी इथेनॉल बनेगी फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. So the question we have is Saccharomyces cerevisiae produces ethanol by fermentation. ठीक है. So the theoretical yield of ethanol from 2.5 gram of glucose. ठीक है. So अगर जैसे आपने फर्मेंटेशन पढ़ी है तो उसमें रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज से 2 इथेनॉल बनते हैं, 2C2H5OH. ठीक है. तो ग्लूकोज का वेट होता है 180 ग्राम और एक इथेनॉल का कितना होता है 46. तो 2 into 46 is 92. ठीक है. सो थ्योरेटिकली 180 ग्राम से आपकी 92 ग्राम क्या बनती है, इथेनॉल. और क्वेश्चन उसने आपको दिया 2.5, तो 2.5 ग्राम से कितने बनेगी, 2.5 इंटू 92 बाई 180. जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.33 ग्राम. ठीक है. सो सिंपल क्वेश्चन ही था कि जिसमें आपको उसने पूछा था कि आपके, तो कुछ भी दे सकते हैं आपको, जैसे उन्होंने दे दिया 250 ग्राम, 200 ग्राम, तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि 180 ग्राम से आपकी कितनी इथेनॉल बनती है. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन हम और करते हैं, जैसे कल हमने जो आपका पढ़ा था मीन जनरेशन टाइम और मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट, या जो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ी थी. तो क्वेश्चन है मेमेलियन सेल्स, क्योंकि जनरली इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल ही आएगा. मेमेलियन सेल्स in active growth phase, in active growth phase were seeded at a density of 1 into 10 raised to power 5 cells per ml. ठीक है. After 72 hours, after 72 hours, 1 into 10 raised to power 6 cells per ml were obtained. The population doubling time of the cells in hours is ठीक है. तो आपको इनिशियल नंबर ऑफ सेल पता है, फाइनल नंबर ऑफ सेल पता है, टाइम पता है. आपने क्या निकालना है इसमें, डबलिंग टाइम. ठीक है. तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मैमेलियन सेल्स इन एक्टिव ग्रोथ फेज पर सीडेड एट ए डेंसिटी ऑफ 1 into 10 raised to power 5 सेल्स पर ml, और 72 आवर्स के बाद कितने सेल्स हो गए, 1 into 10 raised to power 6. ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं कि आपका जो मीन या जो डबलिंग टाइम आपका क्या होगा. ठीक है, कि जो कितना टाइम लगता है डबलिंग में. ठीक है. तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n इज इक्वल टू 3.32 log of 10
एन टी बाय एन नॉट, इससे आप नंबर ऑफ जनरेशन निकाल लोगे, ठीक है। टाइम आपको पता ही है कितना है, 72 आवर्स, ठीक है, तो हमें आवर्स में ही बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आई, 3.32 log of 10 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻5, तो n कितना आ गया 3.32 log of 10, तो ये आ गया 1, तो n कितना आ गया 3.32, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर हमें आपका g निकालना है कि कितनी डबलिंग है, कितनी जनरेशन है, तो दैट हैज टू बी t by n, तो 72 by 3.32 which comes out to be approximately 21.68 hour, ठीक है। तो मतलब इट विल बी 21 और 22 आवर के बीच में आपका आंसर है, ठीक है। तो जो भी आंसर आप इन दोनों के बीच में लगाओगे दैट विल बी ए करेक्ट वन, ठीक है। तो मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देखो कुछ ऐसे नहीं, कुछ टिपिकल आता है, बट अगर हम बात करें गेट एग्जाम की, आईआईटी जैम की, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसमें आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक, सो गेट आईआईटी जैम एग्जाम्स के में फिल इन द ब्लैंक आता है, ठीक है। सो वी कैन हैव वन मोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, नॉट वेरी टिपिकल। सो जैसे क्वेश्चन आया हुआ कि द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर increases from 1000 to increases from 1000 to 1 billion, 1 billion in 5 hours, 1000 to 1 billion in 5 hours, ठीक है। सो आपको बताना है कि डबलिंग टाइम क्या है, ठीक है। द डबलिंग टाइम ऑफ द कल्चर इज, द डबलिंग टाइम of the culture is, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 टू 1 बिलियन, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो एंड नॉट है वो है 1000 और एन टी कितना आपका 1 बिलियन, दैट इज 10⁻9, ठीक है। और टाइम कितना आपका 5 आवर, ठीक है। जो टाइम दे रखा है इसको 1000 से 1 बिलियन जाने में, तो इस क्वेश्चन में भी आपको पहले एन निकालना है, दैट इज 3.32 log of 10⁻9 by here 10⁻3, so n has to be 3.32 log of 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसमें 6 आगे आ जाएगा, 3.32 इंटू 6, और log of 10 कितना होता है आपका 1, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है कि 3.32 log of 10 ये आपका एन टी होता है, ये एन नोट होता है, ठीक है। सो एन कितना आ गया 19.92, ठीक है। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 जनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, एक तरह से जी कैलकुलेट करना है, जी क्या होता है टी बाय एन, ठीक है। टाइम कितना है 5 आवर्स, 5 आवर्स का मतलब 5 इंटू 60 300 मिनट्स बाय 20, 300 बाय 20 which comes out to be 15 minutes. So the right answer is your 15 minutes. So we have few examples of fermentation. Fermentation, as I told you, कि अगर conditions मतलब biochemistry में fermentation can be either aerobic or anaerobic, but in context of microbial technology it is always an anaerobic process, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर है ग्लूकोस ऑक्सीडेज, इसको हम कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं, एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलियम, सेलुलेज, इकोलाई, एस्परजिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है।
ट्राइकोडर्मा विरिडी की एक और खास बात होती है, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। एमाइलेज हमें एस्परजिलस और आइजे, that is the fungal source, Bacillus subtilis is your bacterial source, lactase, aspergillus, invertase, Saccharomyces cerevisiae, xylenase, trichoderma। इसके अलावा लाइपेज, लाइपेज जिसे हम कहाँ पर यूज करते हैं? आपकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये भी हमें किससे मिलता है? एस्परजिलस और आइजे से, ठीक है। लाइपेज को हम कहाँ यूज करते हैं? डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। सिट्रिक एसिड एट कमर्शियल स्केल फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर। एसीटोन ब्यूटानॉल फर्मेंटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन। ये हमें किससे मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ठीक है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, ग्लूकोनिक एसिड एसिटोबैक्टर पेनिसिलियम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस डेल्बुर्काई, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लैक्टिक एसिड हमें स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ल्यूकोनोस्टॉक मेजेंटिरोइड्स, राइजोपस और आइजे, ठीक है। ये सब से हमें क्या मिलता है? आपका लैक्टिक एसिड। पैक्टिनेज हमें मिलता है एस्परजिलस नाइजर। पैक्टिनेज और प्रोटीजेज को हम क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस में यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज यूज्ड एज ए क्लोड बस्टर, ये हमें किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे हमें मिलता है ये? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए क्लोड बस्टर। ऐसे एक हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन ए, ये हमें किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है, ठीक है। जैसे जिन पेशेंट्स में हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उन्हें हम ये ड्रग देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ये हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। और जैसे क्वेश्चन भी आता है इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस करता है, सो साइक्लोस्पोरिन ए डाउन रेगुलेट्स interleukin 2 production, down regulates interleukin 2 production, ठीक है। और अगर IL-2 नहीं बनेगा तो आपका TH1 रिस्पॉन्स नहीं आएगा। TH1 रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मतलब आपके TC सेल भी एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपने इम्यूनो में पढ़ते हैं चीज कि ग्राफ्ट जो रिजेक्शन होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर आपके टीसी सेल्स का रोल होता है, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए IL-2 नहीं बनने देता, IL-2 नहीं बनेगा तो TH1 रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्योंकि TH1 रिस्पॉन्स में ये साइटोकाइन बनता है, ये नहीं बनेगा तो टीसी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे और ग्राफ्ट रिजेक्शन भी फिर आपकी नहीं होगी, ठीक है। स्टैटिन्स जो होते हैं वो आपके हमें ईस्ट से मिलते हैं, दैट इज मोनास्कस परपुरियस, ठीक है। ये HMG कोई रिडक्टेज, ठीक है। ये लिपिड्स में पढ़ते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर ये मेन एंजाइम होता है HMG कोई रिडक्टेज, ठीक है। तो स्टैटिन्स जो होते हैं वो हमें ईस्ट से मिलते हैं, ये HMG कोई रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं और फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर डाउन करते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ हमने फर्मेंटेशन सी जो नीचे मैंने बॉक्स में लिखी है, ये सब वो फर्मेंटेशन है जो बेसिकली आपके एग्जाम में आई हुई है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड अभी मैंने आपको बताया कि हमें स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, कि इससे हम लैक्टिक एसिड बनवाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम से ब्यूटारिक एसिड एंड आइसोप्रोपेनॉल, सैल्मोनेला से सक्सिनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। सो ऑल दिस फर्मेंटेशन इफ यू वांट प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स एट कमर्शियल स्केल, ठीक है, कमर्शियल स्केल पे हम ये चीजें बनवाते हैं। एंटेरोबैक्टर से ब्यूटेन डाइओल फॉर्मिक एसिड, बैसिलस पॉलीमिक्सा से 2,3 ब्यूटेन डाइओल, ल्यूकोनोस्टक मेजेंटिरोइड से डेक्स्ट्रान, ब्राविबैक्टीरियम से ग्लूटामिक एसिड, प्रोकोइनिबैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस से कोबालामीन, ब्राविबैक्टीरियम ब्राविस से लाइसिन, लैक्टोकोकस लैक्टिस से नाइसिन, ग्लूकोनोबैक्टर सब ऑक्सीडेंट से सोरबोज और पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई से रॉकीफोर्ट चीज, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको फर्मेंटेशंस बताई, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है कि एक तरफ आपका जो ऑर्गेनिज्म का नाम और फिर उससे हम क्या बनवाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस से मैंने बताया लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम से
butyric acid, isopropanol, salmonella से succinic acid, acetic acid, enterobacter से butanediol, formic acid, Bacillus polymixa 2,3-butanediol, leuconostic mesenteroids, dextran, Brevibacterium glutamic acid, Propionibacterium streptomyces olivaceus से cobalamin, Brevibacterium brevisillicin, Lactococcus lacticillicin, Gluconobacter suboxidensis sorbos और पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, ठीक है, ये जो रॉकीफोर्ट जिसे हम ब्लू चीज भी बोलते हैं, ठीक है।